मैं ड्रैगन में बदलने में असफल रही और एक छोटे से सांप के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। और तो और जब मैं हाइबरनेशन में जाने वाली थी उसी दौरान एक इंसान ऊपर से गिरा। मैं लगभग कुचल ही गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे सड़क पर रौंद दिया हो। मैं गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उस इंसान का सिर काट देने को तैयार थी, लेकिन तभी मैंने उसमें कुछ अजीब देखा। वह जबरदस्त ड्रैगन एनर्जी उत्सर्जित कर रहा था। जब मैं कल्टीवेशन कर रही थी तब मैंने एक लेजेंड सुना था कि मॉर्टल एम्परर ड्रैगन एनर्जी धारण करते हैं जिसकी रक्षा स्वयं हेवन करता है। अगर उनसे उलझोगे तो कर्मों के बोझ तले दब जाओगे। मेरा असली रूप एक फ्लड ड्रैगन का है। पुनर्जन्म लेकर मैं एक साधारण सांप बन गई थी। ये मानो हेवन की ओर से मिली एक लाइफलाइन थी। अगर मैं इस आदमी को यूं ही मार देती तो स्वर्ग मुझे कभी माफ नहीं करता, लेकिन मेरी हाइबरनेशन में खलल डालने का बदला तो बनता था। इसलिए मैंने अपना विष वापस खींच लिया और सोचा मारूंगी नहीं, लेकिन कुछ बार काट लेना तो जायज है। फिर मैंने उसका खून छका और वह आश्चर्यजनक रूप से मीठा था तो मैंने जी भर कर पी लिया। लेकिन उसके बाद उस आदमी की सांसें और भी कमजोर हो गईं। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। हाँ, ये तो साफ संकेत था। अगर ये आदमी मर गया तो हेवन का कहर सीधे मुझ पर टूट पड़ेगा। मैं घबरा गई। तभी मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया। मैं बाहर गई और जितनी भी औषधीय जड़ी बूटियां मिल सकीं सब इकट्ठा कर लाई। फिर अपने सांप जैसे शरीर से उन्हें मसल कर उनका रस निकाला और उसके घावों पर लगा दिया। कुछ कांटेदार जड़ी बूटियां मेरी खाल को चीरती हुई निकल गईं। जब दर्द असहनीय हो गया तो मैं वापस गुफा में जाकर आराम करने लगी। ये सिलसिला पूरे 3 दिनों तक चला, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। वह मौत के और करीब पहुंच रहा था। तभी ऊपर से एक जोरदार बिजली गिरी। मैं लगभग उछलकर अपनी खाल से बाहर आ गई थी। अगर वह बिजली मुझे लग जाती तो मैं सीधे भाप बनकर उड़ जाती। आखिरकार मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैंने दांत पीसकर अपनी सारी कल्टीवेशन शक्ति उसे दे दी। अगर ये जिंदा रहा तो मैं दुगुना वापस ले लूंगी, और अगर मर गया तो इसे खा जाऊंगी। यही सोचते सोचते मैं धीरे धीरे बेहोश हो गई। शियाओ युन जियांग ने आंखें खोली और देखा कि एक सफेद सांप उसकी छाती पर कुंडली मारकर बैठा है। ये क्या मैं सचमुच सांपों के गड्ढे में आ गिरा हूँ? काले कपड़ों में कुछ लोगों ने उसका पीछा किया था और उसे एक चट्टान से नीचे धकेल दिया था। उसे पूरा यकीन था कि वह मर चुका है, लेकिन किसी तरह वह फिर जाग गया। उसने सफेद सांप को देखा जो गहरी नींद में सोया हुआ लग रहा था। अरे, क्या किसी सांप ने मुझे बचाया है? फिर उसने तुरंत सिर झटक दिया। बिल्कुल नहीं। अगर किसी सांप ने सच में मेरी जान बचाई है तो वह कोई साधारण सांप नहीं, कोई अलौकिक प्राणी होगा। उसी समय मेरी भी आंख खुल गई। जैसे ही शियाओ युन जियांग और मेरी नजरें मिली वह ठिठक गया। मैं अभी अभी जागी थी और मुझे जोरों की भूख लगी थी। मैंने उसकी कलाई को ऐसे देखा जैसे वह कोई स्वादिष्ट नाश्ता हो। वह घबरा गया। प्लीज मुझे मत खाओ। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। वह बेबस होकर देखता रहा जबकि मेरे दांत उसकी कलाई में धंस गए। एक पल बाद उसकी आंखें फैल गईं। ये सांप मेरा खून पी रहा है। फिर उसने ध्यान से देखा। दोनों कलाइयों पर पहले से ही एक जैसे काटने के निशान थे। तो ये सांप जहरीला भी नहीं है। और फिर उसके मन में एक और विचार आया। क्या यह इतने दिनों से मेरा इलाज कर रहा था? क्या घूर रहे हो? ये तो बस थोड़ा सा खून है। मुझे ऐसे मत देखो। तुम्हें जहर भी नहीं लगा है। मैंने अपनी जीभ 2 बार बाहर निकाली और हल्का सा सिर हिलाया। शियाओ युन जियांग स्तब्ध रह गया। ये सांप सच में मेरी बात समझ रहा है? उसने अनायास पूछ लिया। मैं कितने दिन बेहोश रहा, फिर तुरंत खुद को संभाला। रुको, सांप मेरी बात समझ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि जवाब भी दे सकता है। मैंने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी और मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैंने अपनी पूंछ से 5 का संकेत बनाया, फिर मुड़कर बाहर जाने लगी। अब इस इंसान के लिए कुछ खाना ढूंढने का समय था। आखिर ये मेरा चलता फिरता रक्त स्रोत था। शियाओ युन जियांग वहीं बैठा असमंजस में डूबा रहा। बाहर कड़ाके की ठंड थी। मेरे घावों में भयानक दर्द हो रहा था और मेरी कल्टीवेशन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। मैं लगभग हार मान चुकी थी। छोड़ो भी, मैं आखिर इस इंसान के लिए इतना क्यों कर रही हूँ? लेकिन अगर ये नहीं खाता तो मुझे पीने के लिए खून भी नहीं मिलता। इसलिए मैं खुद को घसीटते हुए उस जंगली फल के पेड़ तक पहुंची जिसे मैं पहले से जानती थी। योजना साफ थी। कुछ फल तोड़ूंगी, अपने रक्त स्रोत को खिलाऊंगी और फिर आराम से उसका खून पीऊंगी। मैं पेड़ पर चढ़ गई और कुछ फल तोड़ लिए। वापस आते समय कुछ औषधीय जड़ी बूटियां भी साथ ले आई। गुफा के अंदर बैठे शियाओ युन जियांग ने जानी पहचानी फुफकार सुनी। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा। मैं मुश्किल से खुद को घसीटते हुए अंदर आ रही थी। मेरी छोटी सी पूंछ में 2-3 जंगली फल और कुछ जड़ी बूटियां लिपटी हुई थीं। मेरी खाल पर जगह जगह सूखा खून जमा हुआ था। उसके सीने में अजीब सी कसक उठी। उसे उस नन्हे से सांप में कुछ बेहद मानवीय दिखाई दे रहा था, लेकिन जिसने उसे सचमुच चौंका दिया वह ये था कि मैंने फल सीधे उसके पास लुढ़का दिए, फिर अपने शरीर से जड़ी बूटियों को मसलकर उसके घावों पर लगाने लगी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे समझ में आ गया था कि यह छोटा सांप घावों से भरा क्यों था और इसके शरीर से दवा जैसी गंध क्यों आ रही थी। सब कुछ साफ हो गया। छोटे सांप, तुमने ही मुझे बचाया था, है ना? मैंने अपनी जीभ बाहर निकाली और उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। चलो खा लो। मेरी सतर्क निगाहों के सामने शियाओ युन जियांग ने फल का एक टुकड़ा खाया। उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। ये फल बेहद खट्टा और कड़वा था, ऊपर से बर्फ जैसा ठंडा।
लेकिन इस मौसम में कुछ भी खाने को मिल जाना किसी वरदान से कम नहीं था। उसने चेहरे पर शिकन लिए एक एक करके सारे फल खा लिए। 3 फल खत्म होने के बाद उसे और भी ज्यादा भूख महसूस होने लगी। मैंने उसे खाते हुए देखा और हल्की सी फुफकार भरी, हाथ बाहर निकालो। शियाओ युनजियांग तुरंत समझ गया। तुम्हें खून चाहिए? मैंने सिर हिला दिया। उसके कुछ कहने से पहले ही मेरे दांत उसकी कलाई में धंस चुके थे। उसका खून अभी भी बहुत पतला था। उसे सच में और अच्छा खाना चाहिए था। मैंने मन ही मन फैसला किया, कल इसके लिए कुछ असली मांस का शिकार करूंगी। जब मैंने पीना खत्म किया तो मेरे शरीर में फिर से गर्माहट लौट आई, साथ ही नींद भी आने लगी। शियाओ युन जांग की हैरान निगाहों के बीच मैं धीरे धीरे रेंगती हुई उसकी छाती पर चढ़ गई और वहीं कुंडली मारकर लेट गई। क्या यह सांप सच में मेरी छाती को बिस्तर की तरह इस्तेमाल कर रहा है? 2 दिन बाद शियाओ युनजियांग की हालत काफी बेहतर हो चुकी थी, इतनी कि वह उठकर बैठ सकता था। लेकिन वह उलझन में था। वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा था? तभी एक फुफकार ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। मैं एक जंगली मुर्गी को घसीटते हुए अंदर ला रही थी। उसने तुरंत मुझे गौर से देखा। कोई नया घाव नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन फिर एक नई समस्या सामने आ गई। उसके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं था। वह इस मुर्गी का क्या करता? उसने आह भरी, मैं इससे कच्चा तो नहीं खा सकता, पर तुम खा सकते हो। वह जानता था कि सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, लेकिन यह मुर्गी मेरे लिए भी कुछ ज्यादा बड़ी थी। इसलिए हम दोनों बस वहीं बैठे मुर्गी को घूरते रहे, पूरी तरह स्तब्ध। आखिरकार शियाओ युनजियांग ने सिर हिलाया। जो भी हो, लगता है मुझे फिर से जंगली फल ही खाने पड़ेंगे। बस खा लो। मैंने पूरे 2 दिन इस चीज की रखवाली की है। तुम्हें पता है? शियाओ युनजियांग ने मुझे बेबसी से देखा। अब वह थोड़ा बहुत हिलडुल सकता था। वह कुछ पल झिझका, फिर धीरे धीरे उसने अपना पीला और दुबला हाथ बढ़ाया और मेरे सिर पर रख दिया। क्षमा कीजिए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें फैल गईं। अरे जरा इसकी गुस्ताखी तो देखो। मैं एक महान ड्रैगन हूँ, तुम यूं ही मेरे सिर पर हाथ नहीं फेर सकते। लेकिन फिर भी यही तो मेरा खून था। मैंने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और उसकी हथेली पर अपना सिर रगड़ा। शियाओ युनजियांग को अपने सीने में कुछ नरम सा महसूस हुआ। काश मेरे पास अभी एक चाकू होता। ये कच्चा है, इसे ऐसे नहीं खा सकते। मैंने पलकें झपकाईं। मुझे तलवार का पता तो था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि यह आदमी पलटकर मुझ पर ही तलवार चला देगा। मैंने पहले भी कई इंसानों को ऐसा करते देखा था। उन्हें हथियार दे दो, वे तुरंत पलटवार कर देते हैं। मैंने उसे बचाया था। मैं उसका खून पी रही थी। क्या होगा अगर वह मुझे डीमन समझकर वहीं मार डाले? मैं धीरे धीरे उसकी छाती पर कुंडली मारकर बैठ गई। इंसानी फितरत, यह ऐसा जोखिम नहीं था जो मैं उठाना चाहती थी। अपने पिछले जन्म में मैंने एक बार एक इंसान पर भरोसा किया था और मेरे ड्रैगन में बदलने के सबसे नाजुक पल में उसी इंसान ने कल्टीवेटरों की पूरी सेना को इकट्ठा करके मुझ पर हमला कर दिया था। मेरे पास अपने डीमन रूप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने और उन सबको अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस जीवन में मैं इंसानों से निपटना बंद कर चुकी थी। यह आदमी सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि उसका खून मेरे काम का था। शियाओ युनजियांग को और ज्यादा आजादी से घूमते फिरते देखकर मैंने फैसला किया। मैंने भोजन खोजने का काम उसे सौंप दिया था। मैं बस दिशा निर्देश देती और खून पीती थी। लेकिन उस रात शियाओ युनजियांग खून से लथपथ लौटा। किसी और के खून की गंध भी उसमें मिली हुई थी। उसके आते ही मुझे उसकी गंध आ गई। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई और पूरी तरह सतर्क होकर शियाओ युनजियांग को घूरने लगी। उसके हाथ में तलवार थी और वह मेरी तरफ धीरे धीरे एक शिकारी की तरह बढ़ रहा था। जाहिर है उसके पास तलवार थी और अब वह एहसान फरामोश होने वाला था। मैं दांत निकालकर विष की थैली तैयार करके खड़ी हो गई। तभी अचानक शियाओ युनजियांग ने तलवार गिरा दी। वह थोड़ा लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज धीमी और गर्म थी। अरे नन्हे सांप, डरे हो? मैं उलझन में थी। क्या हो रहा है? जब शियाओ युनजियांग मेरे पास आया तब जाकर मुझे साफ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पूरी तरह से तैयार जंगली मुर्गा था। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने ऐसे चकमा दिया जैसे मैं उसके लिए बहुत अच्छा हूँ। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा और कड़वी हंसी हंस दी। हाँ, ये तो बहुत ही घिनौना है। उसने मुर्गे को नीचे रखा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह लकड़ियों का गट्ठा लेकर लौटा, मेरे पास आया और मैंने उसे आग जलाते हुए देखा, एकदम माहिर की तरह। फिर उसने मुर्गे को भूनने के लिए तैयार किया। उसी समय उसने अपने हाथ पोंछे और मेरे सिर पर थपथपाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शियाओ युनजियांग की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन तुमने पहले कभी पका हुआ खाना नहीं खाया है ना? मैंने पलकें झपकाईं। नमक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उस भुने हुए मुर्गे की खुशबू तो लाजवाब थी। दिखने में भी बहुत बढ़िया था। हालांकि शियाओ युनजियांग अंदर से ठीक नहीं था। थोड़ी देर पहले उसने कुछ लोगों को उसे ढूंढते हुए देखा था। वही लोग जो कभी उसके अपने आदमी थे, अब उसका पीछा कर रहे थे। कभी कभी इंसान जानवरों से भी ज्यादा बुरे होते हैं। मैंने शियाओ युनजियांग की ऊर्जा में अचानक बदलाव महसूस किया। मैं उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर आग की रोशनी थी, होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान, आंखें कोमल। रुको, अभी तैयार नहीं है। जब से शियाओ युनजियांग ने वो भुना हुआ मुर्गा बनाया था, तब से मुझे पके हुए खाने की लत लग गई थी। लेकिन उस दिन के उसके घाव फिर से खुल गए।
इसलिए मैंने उससे गुफा में रुककर आराम करने को कहा। शिकार की जिम्मेदारी मेरी थी। किस्मत अच्छी थी, एक तीतर और एक खरगोश मिल गया, लेकिन जैसे ही मैं गुफा के पास वापस जा रही थी मुझे जोरदार लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। मैंने शिकार को सुरक्षित जगह पर रखा और जितनी जल्दी हो सके दौड़कर वहां पहुंची। मेरा भोजन स्रोत तलवार हाथ में लिए लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। खून से लथपथ, बर्फ जैसा ठंडा, जानलेवा गंभीर, बर्फ की तरह तेज और निर्दयी। दर्जनों लोगों के बीच अकेला खड़ा था और वह अभी भी चट्टान की तरह खड़ा था। डर का कोई नामो निशान नहीं था। तभी किसी ने तलवार से उस पर हमला किया। श्याओ युन जांग ने उसे रोक दिया। तलवारें टकराईं, हर तरफ चिंगारियां उड़ गईं। वह अपनी जगह पर टिक नहीं पाया और कुछ कदम पीछे हट गया। फिर और भी लोग उस पर टूट पड़े। हड्डियों को कंपा देने वाली आभा लिए तलवारें झुंड बनाकर आगे बढ़ रही थीं। मैंने मौके का फायदा उठाया, उछलकर एक आदमी के गले में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर अकड़ गया। हर तरफ खून ही खून था। वह गिर पड़ा और फिर नहीं उठा। सावधान रहो, एक जहरीला सांप। ये छोटा सांप न सिर्फ जहरीला है बल्कि जानलेवा है। लेकिन इसने उस समय मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई। ये विचार बस एक पल के लिए मेरे दिमाग में कौंधा। मैंने देखा कि कोई तलवार आगे बढ़ा रहा है। शियाओ युन जियांग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हाथ बढ़ाकर नंगे हाथों से ब्लेड पकड़ लिया। उसके खून की एक अलग ही गंध थी। एक एक बूंद करके मुझ पर गिरते हुए मैं होश में आई। मेरी नन्ही नन्ही आंखें स्थिर हो गईं। मैंने सीधे ऊपर की ओर छलांग लगाई और एक दुश्मन ने तलवार तैयार करके पीछे से शियाओ युन जियांग पर हमला कर दिया। उसने शियाओ युन जियांग की पीठ पर गहरा घाव कर दिया। 1 इंच और आगे बढ़ता तो खेल खत्म हो जाता। शियाओ युन जियांग मर चुका होता, लेकिन सफेद सांप पहले ही उस आदमी की गर्दन पर लिपट चुकी थी। बर्फीले नुकीले दांत उसकी नसों में गहरे ढंस गए। जहर अंदर चला गया। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, शियाओ युन जियांग आखिरकार हार मान गया और एक घुटने पर गिर पड़ा। महाराज, आज ही आपका मृत्यु का दिन है। ये आवाजें राक्षसों की तरह कर्कश थीं। मैं शियाओ युन जियांग की बाह पर लिपटी रही, अपनी जीभ चटकाती रही। मैं अभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं खो सकती, वरना शियाओ युन जियांग आज मर जाएगा। उसकी ठंडी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उसने अपने होंठों के कोने ऊपर की ओर मोड़े, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसने यह भी सोचा, ये सारा खून बर्बाद हो रहा है, क्यों ना इस छोटे सांप को इसे पीने दूं। मैं क्रोध से उछल पड़ा और 2 बार फुफकारा। इन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई, मेरी साधना शक्ति छीन ली और उस खाद्य स्रोत को लगभग नष्ट कर दिया जिसे बचाने में मैंने इतना समय लगाया था। दोनों पक्ष तनाव में थे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने चुपचाप अपनी शक्ति को केंद्रित किया। मेरे पास बची थोड़ी सी कल्टीवेशन शक्ति से मैंने शियाओ युन जियांग का इलाज किया। खून बहना बंद हो गया। शियाओ युन जियांग ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं उसके शरीर से फिसलकर बर्फ पर आ गिरी। मेरे पीछे आओ। शियाओ युन जियांग जल्दी समझ गया। उसने दर्द को सहते हुए मेरे पीछे दौड़ लगाई। मैं उसे एक गुफा में ले गया। वे लोग हमारे ठीक पीछे थे और तभी फुफकारने की एक भयानक लहर उठी। हर रंग के सांपों ने अपने शरीर ऊपर उठाए, जीभ बाहर निकाली और हम पर झपट पड़े। यह सांपों का अड्डा है। फिर चीख पुकार शुरू हुई और रुकी नहीं। 15 मिनट से भी कम समय में सन्नाटा छा गया। मैंने शियाओ युन जियांग को गुफा के अंदर ले गई। सांपों का झुंड रास्ता देने के लिए हट गया। देखो, जन्म से ही मैं कल्टीवेशन कर सकती हूँ और मुझमें सर्प एंसेस्टर की ऊर्जा है। इसी वजह से मैं इस सांपों के अड्डे का निर्विवाद शासक हूँ। डरो मत, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शियाओ युन जियांग ने मेरी आंखों में चिंता देखी। उसने अपने पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें चोट लगी है? शियाओ युन जियांग की निगाहें मुझ पर धीरे धीरे घूमी। उन्हें मुझ पर कोई घाव नहीं दिखा। तभी उन्होंने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकली और स्थिति का जायजा लिया। वे सब मर चुके थे। तब मैं वापस रेंग कर आई और कुछ बार फुफकारा। शियाओ युन जियांग ने मेरी तरफ देखा, कुछ पल सोचा और फिर बोला, चलो वापस चलते हैं। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। आखिर यह भविष्य का एम्परर बनने वाला आदमी था। काफी समझदार भी था। सांपों का यह अड्डा घावों से उभरने के लिए ठीक जगह नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपनी गुफा में वापस ले जाने का फैसला किया। रास्ते भर मैं बार बार रुकती रही और जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करती रही। शियाओ युन जियांग की आंखें और गहरी होती गईं। यह सांप इंसानी भाषा समझता है, जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता है, गिनती जानता है, लिख भी सकता है और हजारों सांपों को अपने कंट्रोल कर सकता है। यह सब किसी साधारण अवेकन सर्प डीमन की क्षमता से कहीं परे था। ये छोटा सांप चाहे जो भी हो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसने मेरी जान बचाई है। इसे अपने साथ रखना शायद बुरा विचार नहीं होगा। वैसे भी इस सफेद सांप को मेरा खून पीना पसंद था। मुझे क्या पता था कि मेरा अपना भोजन स्रोत मुझे पालतू बनाने की योजना बना रहा था। जब शियाओ युन जियांग के घाव पूरी तरह भर गए, तब उसे समझ आ गया कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है। उसे खोजने भेजे गए ज्यादातर लोग मर चुके थे। अगली बार जो लोग आएंगे वे कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। इसलिए इस छोटे सांप को अपने पास रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। यह यात्रा केवल हालात का जायजा लेने के लिए थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसमें कोई जोखिम नहीं था। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। पी लो, आज शायद मुझे देर हो जाए। मैं ठिठक गई। रुको, मेरे भोजन स्रोत को क्या लगता है कि वह क्या कर रहा है? क्या वह कहीं जा रहा है? क्या उसका पेट भर गया है?
क्या उसे अब मेरा खून पीना पसंद नहीं रहा? वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं जल्दी लौट आऊंगा, ये कहकर उसने मेरे सिर पर हल्की थपकी दी और मुड़कर चल पड़ा। लेकिन मैं चिंता करना बंद नहीं कर पा रही थी, इसलिए चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। कड़ाके की ठंड थी, फिर भी शियाओ युन जियांग के कदम चट्टान की तरह स्थिर थे। मैंने उसकी काली आकृति को कुछ देर चुपचाप देखा। यह रास्ता किसी शिकारगाह की ओर नहीं जा रहा था। सीधे आगे जाने पर पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता मिलता था। तो इतनी मेहनत करने के बाद, उसका इलाज करने के बाद, उसके लिए शिकार करने के बाद, अपने भोजन स्रोत पर इतना कुछ लुटाने के बाद, अब जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो क्या वह बस भाग जाना चाहता था? शायद मुझे उसे काट कर मार देना चाहिए। करीब आधा शिचेन चलने के बाद शियाओ युन जियांग को एक गांव वाला दिखाई दिया। वह आदमी लकड़ियां काट रहा था। शियाओ युन जियांग उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। उस गांव वाले ने अपनी कुल्हाड़ी कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ रखी थी, मानो किसी भी क्षण हमला कर सकता हो। मैंने अपने नुकीले दांत दिखाए और झपट पड़ी। जहरीला सांप! गांव वाला चीख उठा। शियाओ युन जियांग तुरंत घूम गया और ठीक समय पर मुझे पकड़ लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह हल्के से हंसा। तो तुम मेरे पीछे इसलिए आए क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी? हाँ, जाहिर है मुझे चिंता थी। तुमने मुझे मुश्किल से थोड़ा सा खून पिलाया है और अब जाने की बात कर रहे हो। मैंने अभी तक तुमसे पर्याप्त खून भी नहीं निकाला और तुम अभी से भागने की सोच रहे हो। निर्दयी इंसान! वह सांप जहरीला है, गांव वाला घबराकर बोला। मैंने अपने जबड़े चटकाए, लेकिन शियाओ युन जियांग ने शांति से मेरे सिर पर हाथ फेरा और फिर गांव वाले की ओर मुड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी गलती है, ये मेरा पालतू है। आपको डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं वहीं जम गई। क्या इसने अभी सच में ऐसा कहा? मैं महान सर्प इंसेस्टर हूँ, मैं किसी इंसान का पालतू नहीं हो सकती। ये तो सरासर अपमान था। गुस्से में मैंने तुरंत उसकी कलाई पर काट लिया। गांव वाला बुरी तरह घबरा गया, लेकिन जब उसने देखा कि न तो शियाओ युन जियांग डर रहा है और न ही उस पर जहर का कोई असर हो रहा है, तो उसके मन में उसके लिए सम्मान पैदा हो गया। उसने विनम्रता से कहा, यह यूएक्सी पर्वत है, इसके नीचे यूए परिवार का गांव है। यदि आपको आपत्ति न हो महोदय, तो आप मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल सकते हैं। मैंने दांत पीस लिए। मेरे नुकीले दांत और बाहर निकल आए। सचमुच मेरा भोजन स्रोत मुझे छोड़कर जाने वाला था। शियाओ युन जियांग ने मेरी ओर देखा, फिर गांव वाले की तरफ। धन्यवाद, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं नीचे चला जाऊंगा। इसके बाद वे दोनों अलग हो गए। शियाओ युन जियांग मुझे साथ लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। मैं बार बार पीछे मुड़कर उस गांव वाले को देख रही थी। कुछ अजीब था, खासकर वह पल जब उसकी निगाह शियाओ युन जियांग के चेहरे पर पड़ी थी। शियाओ युन जियांग ने मेरी बेचैनी भांप ली। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। तुमने भी महसूस किया है ना? मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। वह शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैं आज सिर्फ हालात का जायजा लेने आया हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ लगा तो हम तुरंत लौट जाएंगे। किसने कहा कि मैं चिंतित थी? मैंने गुस्से में फुफकार मारी। मैं अभी तक ये नहीं भूली थी कि इस आदमी ने एक समय मुझे शिकार समझ लिया था। शियाओ युन जियांग की आंखों में मुस्कान तैर गई। मेरा छोटा सांप जो मेरी सुरक्षा की चिंता करता है, वह सच में बहुत प्यारा है। एक आदमी और एक सांप दोनों तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गए। जैसा कि उस गांव वाले ने कहा था, यूए परिवार का गांव सचमुच नीचे ही था, लेकिन गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही लगभग 20 हथियारबंद लोग उनकी ओर बढ़ते दिखाई दिए। बॉस ने कहा है कि इसे जिंदा पकड़ना है। शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि वे आगे बढ़ने लगे। शियाओ युन जियांग बिजली की तरह झपटा और एक आदमी को पल भर में मार गिराया। लेकिन उसी समय मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। गर्मी, कमजोरी, बेचैनी। युद्ध का माहौल मेरे भीतर कुछ जगा रहा था, मानो मेरे शरीर की सारी हिंसक प्रवृत्तियां अचानक भड़क उठी हों। मेरा पूरा शरीर तन गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भीतर से फट जाऊंगी। शियाओ युन जियांग ने मुझे धीरे से उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। यहीं रहो। वह समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन जब तक ये लोग सामने खड़े थे वह मुझे लेकर नहीं जा सकता था। तब उसने सिर उठाया। उसकी लंबी पतली आंखों में खून जैसी ठंडी चमक भर गई। उसके चारों ओर हत्या की मंशा तूफान की तरह उमड़ पड़ी और मुझे अचानक समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा था। ये वैसा ही एहसास था जैसा हर बार केंचुल बदलते समय होता था, लेकिन यह असंभव था। यह हाइबरनेशन का मौसम था और हाइबरनेशन के दौरान कोई सांप अपनी केंचुल नहीं उतारता। यह प्रकृति का नियम था। शियाओ युन जियांग की छाती से लिपटे हुए, उसकी धड़कन और शरीर की गर्मी महसूस करते हुए मैं अपनी पुरानी त्वचा को धीरे धीरे फटते हुए महसूस कर रही थी। बहुत दर्द हो रहा था, असहनीय दर्द। मैंने अपने दांत उसकी छाती में गड़ा दिए। शियाओ युन जियांग का शरीर एक पल के लिए तन गया, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर शांत हो गया और अपनी तलवार चलाने लगा। तभी हालात अचानक बदल गए। उनमें से 5 लोगों ने देख लिया कि शियाओ युन जियांग कितना खतरनाक था। उनकी आंखों में कुटिल चमक उभरी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ हमला कर दिया। शियाओ युन जियांग ने उनकी चाल भांप ली और पीछे हट गया, लेकिन उसी समय 2 और लोग सीधे उसकी छाती पर वार करने पहुंच गए। उसकी आंखों में हत्या की मंशा ठंडी आग की तरह भड़क उठी। वह बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी तलवारें फिर भी उसकी छाती को छू गईं। इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह अप्रत्याशित था। शियाओ युन जियांग पागलों की तरह लड़ने लगा। तेज, निर्दयी, बेरहम,
उसकी ऊर्जा खून की तरह लाल हो चुकी थी और दूसरी तरफ मैं जमीन पर तड़प रही थी। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरी पुरानी त्वचा टुकड़ों टुकड़ों में शरीर से अलग हो रही है। दर्द इतना भयानक था कि शब्द भी उसका वर्णन नहीं कर सकते थे। मैं बस एक ही चीज महसूस कर पा रही थी, दर्द, सिर्फ दर्द। मेरे सीने में भयंकर क्रोध उमड़ रहा था। मेरा सर्प शरीर लगातार तनता जा रहा था। मेरी आंखों में फैला लाल रंग बढ़ता गया जब तक कि मेरी पूरी दृष्टि रक्त में बदल नहीं गई। शियाओ युनजांग ने यह सब देखा। उसका चेहरा एकदम कठोर और निर्मम हो गया। वे लोग लगातार मुझ पर हमला कर रहे थे और शियाओ युनजांग की आंखें बर्फ जैसी ठंडी और निर्दयी होती चली गईं। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अपने शरीर को ढाल बनाकर उसने मुझे पूरी तरह अपने पीछे छिपा लिया। उसकी उड़ती तलवार बिजली की तरह लपकी और आखिरी दो दुश्मन भी पलक झपकते ही ढेर हो गए। शियाओ युनजांग ने तलवार वापस पकड़ ली, दूसरे हाथ से मुझे उठाया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उस समय मेरा शरीर 1 इंच भी हिलने की हालत में नहीं था। जैसे ही उसका हाथ मेरे शरीर को छुआ, दर्द की एक लहर मुझ में दौड़ गई। मैं बुरी तरह कांप उठी और लाल आंखों से उसे देखते हुए मैंने सहज प्रतिक्रिया में उसकी बाह पर जोर से काट लिया। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। वह जानता था कि हम यहाँ और नहीं रुक सकते। छोटे नागिन, हमें अभी जाना होगा। ये कहते हुए उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। फिर वह मुझे उठाकर तेजी से आगे बढ़ गया। इसी तरह हम यूएक्सी गांव के पास पहुंच गए, लेकिन जैसे ही हम गांव के पीछे वाली पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचे, आसपास की हवा अचानक भारी हो गई। मैं दर्द से भरी एक तीखी फुफकार के साथ उसके हाथों से छूट गई और सीधे जमीन पर आ गिरी। शियाओ युनजांग मुझे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन इस बार वह मुंह तक नहीं पहुंच पाया। उसी समय एक आवाज गूंजी, महाराज, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। शियाओ युनजांग का चेहरा ठंडे क्रोध से भर गया। करीब 30 आदमी, खींची हुई तलवारें, आंखों में हत्या का इरादा। वे आज रात इसी क्षण उसका अंत करने आए थे। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। मेरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। मैं लगातार फुफकार रही थी, लेकिन साथ ही मैं अपनी पुरानी त्वचा को नोच भी रही थी, उसके पूरी तरह उतरने का इंतजार कर रही थी। दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और तभी मेरे मुंह से एक ऐसी गर्जना निकली जो मैंने पहले कभी नहीं निकाली थी। वह आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। शियाओ युनजांग और बाकी सभी ने एक साथ सिर घुमा लिया। उनके सामने अब एक विशाल अजगर खड़ा था। उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ा हुआ था, कई गज लंबा। दो मुंही जीभ हवा में लहरा रही थी। रेजर जैसे नुकीले दांत और बर्फ जैसी ठंडी आंखें, मानो किसी बुरे सपने से निकलकर आया कोई प्राचीन डीमन। चारों ओर दहशत फैल गई। सब स्तब्ध होकर उस अजगर को देखते रह गए और फिर अजगर ने खतरा भांप लिया। वह भयानक गति से आगे बढ़ा। बचाओ, ये डीमन है। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं, लेकिन उस समय मैं पूरी तरह अपने होश में नहीं थी। मेरी आंखों में न पहले वाली गर्माहट थी, न पहचान। जब मैंने अपनी विशाल पूंछ शियाओ युनजांग की ओर घुमाई तो उसने बस किसी तरह खुद को बचा लिया। उसने तलवार उठाई, लेकिन वार नहीं किया। एक बार, 2 बार, कई बार वह सिर्फ बचता रहा। मैं लगातार उस पर हमला करती रही। मेरी जीभ फुफकार रही थी, मेरी आंखें उसी पर टिकी थीं। शुद्ध हत्या की मंशा, मानो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। शियाओ युनजांग समझ चुका था कि मैं पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी थी। मेरी पूंछ ने एक और वार किया और इस बार वह जमीन पर जा गिरा। वह पहले ही बुरी तरह थक चुका था और उसका कंधा घायल था। मेरे वार ने पुराने घाव को फिर से खोल दिया। खून चारों ओर फैल गया। दर्द से कराहते हुए उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसी क्षण मैं अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उस पर झपट पड़ी। शियाओ युनजांग हल्का सा हिला। उसका घायल कंधा मेरे जबड़ों के ठीक सामने आ गया। अजगर के दांत साधारण सांप के दांतों से कहीं अधिक बड़े और तेज होते हैं। मैंने जोर से काटा। घाव और गहरा फट गया। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मेरे लिए वह खून कुछ और ही था। उसका स्वाद पहचानते ही मेरे भीतर का क्रोध थोड़ा शांत होने लगा। शियाओ युनजांग के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे, ठीक वैसा ही जैसा उसने सोचा था। नन्हा सांप, तुम्हें सच में मेरा खून बहुत पसंद है। उसी समय बिजली चमकी, आसमान गरज उठा, बादलों के बीच से भयंकर गर्जना सुनाई दी। शियाओ युनजांग ने ऊपर देखा। बिजली की चमक में उस विशाल अजगर का चेहरा अचानक बदल गया। एक पल के लिए वहां एक बेहद खूबसूरत स्त्री का चेहरा दिखाई दिया। शियाओ युनजांग की सांस थम गई, लेकिन अगले ही पल वह दृश्य गायब हो गया, मानो वह सिर्फ एक भ्रम था। बिजली की चमक और शियाओ युनजांग की निगाहों के बीच मेरी चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। मैंने उसे देखा, फिर अपने विशाल अजगर रूप को देखा। कुछ हल्की फुफकारें और निकली। मैंने उसका खून पीना बंद कर दिया, लेकिन उसकी तरफ देखने के बजाय मैंने सिर उठाकर आसमान में उमड़ते तूफान को घूरा। मैं अभी अभी केंचुल बदलकर विकसित हुई हूँ और तुम इसी समय मुझ पर बिजली बरसाने चले आए हो। मानो हेवन ने मेरी बात सुन ली। बादल और भी घने हो गए और बिजलियां फिर से इकट्ठा होने लगी। मैं साफ देख सकती थी कि वे मेरी ओर आ रही थीं। हटो, मैंने जोर से फुफकारा। शियाओ युनजांग किसी तरह मेरा मतलब समझ गया। वह अपने घायल कंधे को पकड़कर खड़ा हुआ। छोटे सांप, तुम वापस आ गए। अब कैसा महसूस कर रहे हो? अभी भी दर्द हो रहा है? उसने मेरे दर्द का हर पल देखा था और वह दृश्य उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया था। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल में हल्की गर्माहट दौड़ गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक मैं सचमुच उसे मार डालना चाहती थी। सच कहूं तो
मुझे लगा था कि वो मुझे मार देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कोशिश तक नहीं की। मैंने मन ही मन स्वीकार किया, ठीक है, ये भोजन स्रोत इतना बुरा भी नहीं है। मेरे शरीर में अब भी दर्द था। कैंचुल बदलने के बाद हमेशा कुछ समय तक कमजोरी रहती है। तभी धड़ाम, एक भयंकर विस्फोट हुआ। कई पेड़ टूटकर गिर पड़े, कुछ में आग लग गई और वे पल भर में राख बन गए। अच्छा हुआ कि हम समय रहते हट गए थे, वरना वह बिजली सीधे हम पर गिरती। शियाओ युनजांग ने मेरी ओर देखा, फिर आसमान की तरफ। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। बादल और घने हो रहे थे और वह बिजली वह साफ तौर पर मेरी तरफ आ रही थी। उसके मन में एक विचार कौन था, क्या यह छोटा सांप सचमुच कोई स्पिरिचुअल जीव है और अब अजगर में बदलते ही इसने हेवनली ट्राइबुलेशंस की परीक्षा को आकर्षित कर लिया है। उसी समय उसे बिजली की चमक में दिखाई दी। वह स्त्री का चेहरा याद आ गया और फिर उसने मेरी ओर देखा। ठीक उसी क्षण एक और बिजली नीचे गिरी। इस बार शियाओ युनजांग बिना सोचे मेरे सामने कूद पड़ा। सब कुछ इतना तेज हुआ कि मैं प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकी। बिजली सीधी उसकी पीठ पर गिरी। मैं वहीं जम गई। उसके मुंह से बहता खून, उसकी झुलसी हुई पीठ, फटी हुई त्वचा, सब मेरी आंखों के सामने था और किसी अजीब वजह से मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैं एक सांप थी, मेरे आंसू नहीं होते, मेरा दिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस पल पूरा शरीर कांप रहा था। शियाओ युनजांग भी कुछ क्षणों तक स्तब्ध रहा। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक सांप को बचाने के लिए स्वर्गीय बिजली के सामने कूद पड़ा था। फिर उसने मेरी आंखों में चिंता देखी, धीरे से हाथ बढ़ाया और मेरे सिर पर रख दिया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया, फिर आसमान की ओर देखा। एक और बिजली आने वाली थी। हम लगभग गुफा तक पहुंच चुके थे, लेकिन रास्ता और कठिन होता जा रहा था। मैंने अपनी जीभ फड़काई और बची हुई सारी ताकत लगाकर शियाओ युनजांग को आगे खींचने लगी। आखिरकार हम एक खड़ी ढलान तक पहुंचे। वहाँ चट्टान में एक छोटा सा प्राकृतिक खोखला स्थान था, इतना कि एक आदमी बारिश से बच सके। शियाओ युनजांग समझ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वह हाँफ रहा था, मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गई हूँ। ये बिजली की परीक्षा मेरी है, तुम एक मॉर्टल इंसान हो, तुम इसे नहीं झेल सकते, यहीं रुको। छोटे सांप, उसने पुकारा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर सिर्फ जीभ दिखाई और अगले ही पल अंधेरे में छलांग लगा दी, बिना एक बार भी पीछे देखे। शियाओ युनजांग का दिल बैठ गया। आसमान फिर से फट पड़ा और एक और भयंकर गर्जना गूंजी। मैंने दांत भींच लिए। मेरे पूरे शरीर से सफेद रोशनी की चिंगारियां निकलने लगी। वह ऊर्जा एक चमकते हुए गोले में बदल गई, फिर एक तेज धार की तरह ऊपर उठी और गिरती हुई बिजली से टकरा गई। चारों ओर चिंगारियां फूट पड़ी, लेकिन वह शक्ति भी हेवनली थंडर को पूरी तरह रोक नहीं सकी। सौभाग्य से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसका कुछ हिस्सा सोख लिया, वरना मैं उसी क्षण राख बन जाती। मेरा शरीर दर्द से कांप रहा था। मैं 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी, लेकिन कम से कम वह आखिरी बिजली थी। तभी अचानक पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने अपने घावों को नजरअंदाज किया, फिर कुंडली मारकर बैठ गई। मेरी आंखें ठंडी और सतर्क थीं। मैं सामने अंधेरे को घूर रही थी। एक सामान्य सांप इतनी जल्दी अजगर नहीं बन सकता। मेरी जानकारी के अनुसार इसमें कम से कम 100 साल लगने चाहिए थे, लेकिन किसी तरह मैं 80-90 साल आगे निकल आई थी। भले ही मैं असाधारण प्रतिभाशाली थी, फिर भी इतनी तेज प्रगति समझ से परे थी और मेरा मन बार बार उसी सवाल पर लौट रहा था, आखिर ऐसा हुआ कैसे? मेरी जान, मेरा भोजन स्रोत, मेरा खून, ये विचार मेरे मन में बार बार घूम रहा था और आखिरकार मैंने एक फैसला कर लिया। लेकिन इस तरह जबरदस्ती अपनी शक्ति बढ़ाने के गंभीर दुष्प्रभाव भी थे। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। अपने विशाल सर्प रूप को बनाए रखने में ही मेरी सारी शक्ति खर्च हो रही थी। फिर भी मैं इस तरह मरने वाली नहीं थी। किसी दूसरे जीव का भोजन बन जाना? बिल्कुल नहीं। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। दूर से एक लोमड़ी मेरी ओर बढ़ रही थी। उसका फर चमकीले लाल रंग का था। पतली नुकीली आंखें अजीब हरे प्रकाश से चमक रही थीं। मैंने चेतावनी भरी फुफकार छोड़ी। हवा में खतरे की गंध फैल गई। लाल लोमड़ी ने मेरा हत्या का इरादा महसूस कर लिया था, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। वह बस मुझे देखती रही, मेरा आकलन करती रही। उसके कुछ समझने से पहले ही मैंने हमला कर दिया। मेरी विशाल पूंछ बिजली की तरह उसकी ओर लपकी। मैंने अपनी कमजोरी का जरा भी आभास नहीं होने दिया। लोमड़ी नीचे झुक गई। उसके अगले पंजे मिट्टी में धंस गए। गले से धीमी गुर्राहट निकली। मेरी पूंछ उसके ऊपर से घूमी और उसकी आंखें चमक उठी। अगले ही पल वह झपट पड़ी। उसके नुकीले दांत सीधे मेरे सबसे कमजोर हिस्से की ओर बढ़े। इस लोमड़ी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ सांप का मांस चाहिए था। वह बार बार मेरे दांतों से बच निकलती, फिर घूमकर मेरी कमजोरी पर हमला कर देती, मानो कोई ऐसा तिलचट्टा हो जो मरने का नाम ही न ले। इस बार उसके दांत लगभग सही जगह पहुंच गए। सौभाग्य से मैं आखिरी क्षण में थोड़ा हट गई। जानलेवा वार तो चूक गया, लेकिन उसके पंजों ने फिर भी मेरे शरीर पर गहरा घाव कर दिया। लोमड़ी ने विजयी स्वर में आवाज निकाली, फिर तुरंत झुककर मेरा खून चाटने लगी और मांस नोचने लगी। लगता था जैसे वह लंबे समय से सांप का मांस खाने का सपना देख रही हो। तभी मेरा विशाल सिर नीचे झपटा। मेरे बर्फ जैसे ठंडे दांत उसके शरीर में गहराई तक धंस गए। लोमड़ी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि हालात पलट सकते हैं। वह बुरी तरह तड़पी, संघर्ष करती रही, जब तक कि आखिरकार उसका शरीर ढीला नहीं पड़ गया। जैसे ही वह शांत हुई, मैंने सिर घुमाया और एक लंबी तीखी फुफकार छोड़ी। कुछ ही क्षण बाद अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। धिक्कार है छोटे सांप, अच्छा काम किया। मैंने गर्व से सिर ऊंचा कर लिया। जाहिर है
मैं महान सर्प एंसेस्टर हूँ। लेकिन अगले ही पल शियाओ युनजियांग की नजर मेरे घाव पर पड़ी। उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। पहले यह सिर्फ एक मामूली खरोंच थी, लेकिन उस लोमड़ी के कारण घाव बुरी तरह खुल गया था। वह झुका और घाव की जांच करने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे सबसे संवेदनशील हिस्से के पास पहुंची, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। यहाँ तक कि जब उसने मुझे मूर्ख कहा था, तब भी मैंने उतनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मैंने मुड़कर उसे देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह आकर्षक था, लेकिन बेहद पीला पड़ चुका था। उसकी गहरी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे मेरा तन कर बैठा शरीर ढीला पड़ गया। मैंने उसे अपना घाव देखने दिया और मेरी नजरें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उस पल मुझे उस पर थोड़ा और भरोसा हो गया। ये पहला इंसान था जिसने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को देखा और उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं किया। ये वही इंसान था जिसने मेरे लिए हेवनली थंडर का प्रहार सहा था। तो हाँ, अपने इस भोजन स्रोत को मैं अपने पास रखूंगी। शियाओ युनजियांग ने मुझ में आए बदलाव को महसूस कर लिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे धीरे मेरे घाव पर दवा लगाई। वह जानता था कि मेरे पास खुद को ठीक करने की असाधारण क्षमता है, इसलिए वह समझ गया था कि अगर मैं अब तक ठीक नहीं हुआ हूँ तो चोट वाकई गंभीर है। मैं चुपचाप उसे काम करते हुए देखती रही। ये आदमी सच में अलग था। दवा लगभग खत्म हो चुकी थी और उसकी अपनी हालत भी अच्छी नहीं थी। उसकी पूरी पीठ बिजली के घावों से झुलस चुकी थी। ऐसे घाव आसानी से नहीं भरते, फिर भी उसने अपने लिए एक भी दवा बचाकर नहीं रखी। जब तक उसने मेरी पट्टी पूरी की, तब तक शियाओ युनजियांग हल्का सा लड़खड़ा गया। उसने गहरी सांस ली और पास की चट्टान पर बैठ गया। इस लोमड़ी की खाल वाकई अच्छी है, हमें इसे साथ ले जाना चाहिए। इससे एक बढ़िया लबादा बन जाएगा। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा और उसके मन में बिजली की चमक में दिखी। वह स्त्री का चेहरा फिर से उभर आया। अगर वह लाल लबादा पहन ले तो किसी चित्र से निकली देवी जैसी लगेगी। मेरी आंखें चमक उठी। मुझे यह विचार बेहद पसंद आया। सच कहूं तो मैं पहले ही इस योजना के पक्ष में थी। बस एक समस्या थी, इस लोमड़ी की खाल से अजीब सी गंध आ रही थी। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन फिर भी अपने भोजन स्रोत को उस गहरे लाल लबादे में देखने की कल्पना और उसके चेहरे की छवि, वह दृश्य सचमुच शानदार था। आग जैसा लाल, राजसी, मनमोहक। मैं अभी उसी कल्पना में खोई हुई थी कि एक पतली पीली कलाई मेरे सामने आकर रुक गई। पी लो, थोड़ी ताकत वापस आ जाए तो हम निकलेंगे। मैंने सिर उठाकर सीधे शियाओ युनजियांग की तरफ देखा, लेकिन हिली नहीं। उसका चेहरा बहुत पीला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। मेरे भीतर कुछ हिल गया। सच तो यह था कि मुझे भी खून पीने की इच्छा हो रही थी। सिर्फ उसके बारे में सोचते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। लेकिन इस बार मैं खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। मैं थोड़ी देर और सह सकती हूँ। तुम पी लो। जब तुम्हारी ताकत लौट आएगी तो तुम मुझे वापस ले जा सकोगे। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। तुम जानती हो, मेरा खून तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं पूरी तरह चौंक गई। बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी यह बात समझ जाएगा। शियाओ युनजियांग को मेरे चेहरे पर इंसानों जैसे भाव देखना बहुत पसंद था। इस समय मैं सचमुच हैरान दिख रही थी और शायद थोड़ी प्यारी भी। इसमें छिपाने जैसा क्या है? उसने सहजता से कहा। तुम्हें मेरा खून पसंद है। मैं चुप हो गई। अभी तक मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं था। क्या उसका खून सिर्फ मेरे लिए खास था या दूसरे जीवों पर भी इसका असर होता? जो भी हो, ये राज किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ये भोजन स्रोत मेरा था और मैं उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती थी। इंसानों पर कभी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उसे कभी पता चल गया कि उसका खून मुझे कितना फायदा पहुंचाता है और उसने इसका इस्तेमाल मुझे नियंत्रित करने के लिए किया, तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। पी लो, मुझे बहुत थकान हो रही है। जब तुम पी लोगे तो क्या तुम मुझे वापस ले जाओगे, छोटे सांप? उसकी आंखें धीरे धीरे उठी, गहरी स्याही जैसी काली, लेकिन उनमें एक नरम चमक थी और उस चमक में सिर्फ मेरा प्रतिबिंब था। वह मुझे ऐसी कोमल मुस्कान से देख रहा था जैसे शायद उसने किसी और को कभी नहीं दी थी। अचानक मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह देखा था, मानो मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ। यह एहसास अजीब तरह से अच्छा था। मैंने जल्दी से नजरें फेर लीं, फिर सिर झुकाकर उसकी कलाई में हल्के से दांत गड़ा दिए। खून बहने लगा। जैसे जैसे उसका खून मेरे भीतर जाता गया, शियाओ युनजियांग की चेतना धुंधली होने लगी। उसका शरीर थकान से भर गया और तभी मैं अचानक चीख उठी। शियाओ युनजियांग तुरंत होश में आया। उसने नीचे देखा। उसके पैरों के पास एक छोटी सी सफेद आकृति कुंडली मारकर पड़ी थी। मैं फिर से अपने असली रूप में लौट आई थी, एक नन्ही सफेद नागिन। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे रूठे हुए चेहरे को देखा, फिर हंसे बिना नहीं रह सका। मुझे अचानक बहुत उदासी महसूस हुई। अब मैं उसे वापस नहीं ले जा सकती थी। हालांकि उसका खून पीने से मेरी हालत काफी बेहतर हो गई थी, मेरी कुछ ताकत लौट आई थी, लेकिन अब मैं फिर से इतनी छोटी हो गई थी। इस रूप में मैं शियाओ युनजियांग को घर कैसे ले जाती? शियाओ युनजियांग एक पेड़ के सहारे टिक गया। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मुस्कुरा कर कहा, आओ मुझे गले लगा लो, चलते हैं घर वापस। और यह कहकर वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन 2 ही कदम बाद उसका शरीर लड़खड़ा गया। वह लगभग गिर ही पड़ा था। मैं उसकी बाह से लिपटी हुई थी, इसलिए उसके शरीर की हर कंपी महसूस कर सकती थी। उसकी मांसपेशियां हर कदम के साथ तन रही थीं, मानो सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे चल रही हों। तभी मुझे एहसास हुआ उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, मुझसे भी ज्यादा ठंडा। और ये वही इंसान था जिसके शरीर में हमेशा गर्माहट रहती थी। मैंने जीभ बाहर निकाली और उसकी ओर देखा। उसके होंठ
फटे हुए थे, रंग पूरी तरह उड़ चुका था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और किसी तरह इससे उसका चेहरा और भी खतरनाक लग रहा था। अचानक मैं सतर्क हो गई। मैंने सिर उठाकर सामने देखा, कुछ है वहाँ, सावधान रहो। शियाओ युनजियांग तुरंत रुक गया। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। फिर वह पहले से भी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अगर मैंने सही सुना था तो वे भेड़िए थे। अचानक एक तीखी हुआ की आवाज जंगल में गूंज उठी। मेरी नजर पास के एक पुराने पेड़ पर टिक गई। भागने का समय नहीं था, अभी पेड़ पर चढ़ो। भेड़िए बहुत करीब पहुंच चुके थे। शियाओ युनजियांग ने सहारे के लिए अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। भीड़ के घेरने से पहले वह किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। ठंडे पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। 4 विशाल भेड़िए पेड़ के नीचे खड़े थे। उनकी हरी चमकती आंखें ऊपर हमारी ओर टिकी हुई थीं और इन सब के ऊपर शियाओ युनजियांग तेज बुखार से जल रहा था। स्थिति इससे बदतर शायद ही हो सकती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। चारों भेड़िए पूरी तरह विकसित थे, लगभग एक आदमी जितने बड़े, मजबूत शरीर, शक्तिशाली पंजे और शिकारियों जैसी निगाहें। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पेड़ के तने पर हमला करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से पेड़ काफी मोटा था, लेकिन हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं टिक सकते थे। शियाओ युनजियांग बेहोश होने की कगार पर था। मैंने नीचे देखा, फिर भेड़ियों को देखा, फिर दोबारा नीचे। शियाओ युनजियांग ने मेरी नजरें पढ़ लीं। उसने तुरंत मुझे पकड़ लिया। नीचे मत जाना, ये बहुत खतरनाक है, मुझे बस 1 मिनट दो। मैंने झुंझलाकर सोचा, तुम तो खुद मुश्किल से खड़े हो, ऐसे में तुम क्या कर लोगे? मैं नीचे जाऊंगी और उन्हें काटूंगी। अब मैं छोटी हूँ, इसलिए पहले से भी तेज हूँ। एक एक करके सबको झर छका दूंगी। शियाओ युनजियांग ने एक पल के लिए आंखें बंद की। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो बुखार और कमजोरी जैसे गायब हो चुके थे। उनकी जगह बर्फ जैसी ठंडी एकाग्रता ने ले ली थी। वह हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचूंगा। सबसे कमजोर वाले को निशाना बनाना। और उसने मेरी तरफ देखा। सुरक्षित रहना, आ जाओ, ये कहकर वह नीचे कूद गया। तलवार चांदनी में चमक उठी। पहला वार सीधे सबसे ताकतवर भेड़िए पर पड़ा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मैं ऊपर से सब देख रही थी। दिल अनजाने में कस गया। उसे अब भी तेज बुखार था। उसके पास लगभग कोई ताकत नहीं बची थी, फिर भी उसकी हर हरकत तेज और सटीक थी। तलवार का हर वार घातक था। उसके चारों ओर ठंडी हत्या की आभा फैली हुई थी। उसकी आंखें बेहद भयावह लग रही थीं, लेकिन मैं सच्चाई जानती थी। वह सिर्फ अपनी आखिरी ताकत के सहारे लड़ रहा था। तभी एक भेड़िया झपटा। उसके पंजे सीधे शियाओ युनजियांग के गले की ओर बढ़े। मैंने बिना सोचे छलांग लगा दी। मेरे दांत उसके शरीर में धंस गए। भेड़िया दर्द से पागल हो उठा, लेकिन मैं बहुत तेज थी। वह मुझे छू तक नहीं पाया। समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। मैं अगले लक्ष्य की ओर मुड़ी। शियाओ युनजियांग ने एक नजर मेरी तरफ डाली। एक इंसान, एक सांप। उस क्षण हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे के साथ तालमेल में थे। कुछ ही देर में चारों भेड़ियों के शरीर में जहर फैल चुका था। मैं वापस पेड़ पर चढ़ गई और चुपचाप देखती रही। शियाओ युनजियांग झुंड के बीच से निकल गया। फिर अंतिम वार किया। उसने एक भेड़िए का सिर धड़ से अलग कर दिया और अगले ही पल वापस पेड़ पर आ गया। मेरा जहर बेहद घातक था, लेकिन मैंने हर भेड़िए को सिर्फ एक बार काटा था। उन्हें तुरंत मारने के लिए इतना काफी नहीं था। शियाओ युनजियांग डाल पर गिर पड़ा। पूरी तरह थक चुका था। मैं अंदर ही अंदर घबरा उठी। काश मैं फिर से अजगर बन पाती तो उसे तुरंत घर ले जा सकती थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, सारी आवाजें भुला दी, मन को शांत किया। धीरे धीरे सफेद प्रकाश के छोटे छोटे कण मेरे आसपास प्रकट होने लगे। वे हवा में तैरते हुए मेरे शरीर में समाने लगे। एक रहस्यमयी ऊर्जा मेरे भीतर इकट्ठी होने लगी। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली। ये काम कर गया था। मेरा शरीर तेजी से फैलने लगा, लंबा और विशाल। मैं फिर से अपने अजगर रूप में लौट आई थी। मैं पेड़ से नीचे उतरी, अपनी विशाल पूंछ शियाओ युनजियांग के चारों ओर लपेटी और अगले ही पल हम दोनों गुफा में वापस थे। इस बार कमजोरी ज्यादा दिन नहीं चली, सिर्फ 2 दिन, और उसके बाद मेरी कल्टीवेशन की गति सचमुच दोगुनी हो गई। मैंने शियाओ युनजियांग को ऐसे देखा जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। पुनर्जन्म के बाद ये मेरी सबसे बड़ी खोज थी। कल्टीवेशन, शक्ति, जीवित रहना, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य था। और इस इंसान ने मेरे वर्षों, शायद दशकों का समय बचा दिया था। किसी भी तरह से देखो, ये एक शानदार सौदा था। मैं खुश थी, इसलिए पहले से भी ज्यादा मेहनत से कल्टीवेशन करने लगी। अब मैं अपनी इच्छा से आकार बदल सकती थी। हालांकि पूरी तरह मानव रूप नहीं ले सकती थी, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने शियाओ युनजियांग को देखा। वह अब भी बेहोश पड़ा था। मैं चुपचाप बाहर गई। बर्फ का एक छोटा टुकड़ा लाकर उसके होठों पर रखा। धीरे धीरे उसके सूखे होठों में रंग लौटने लगा। फिर मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में प्रवाहित की। उसके छोटे छोटे घाव भरने लगे। पीठ का सबसे गहरा घाव भी अब जानलेवा नहीं रहा था। 2 दिन बाद शियाओ युनजियांग ने आखिरकार आंखें खोल दी। मैं तुरंत उसके पास पहुंच गई। भगवान का शुक्र है, तुम जाग गए। उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। मैं यहाँ वापस कैसे आया?
आया और तुम फिर से इतनी छोटी क्यों हो गई? मैंने कुछ फुफकारें मारी, फिर उसे अपना नया हुनर दिखाया। उसकी आंखों के सामने एक छोटा सफेद सांप धीरे धीरे एक विशाल अजगर में बदल गया। उसके होंठों पर मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी गहरी आंखों में सिर्फ मैं ही दिखाई दे रही थी। तो अब तुम अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकती हो, फिर तुम्हें हमेशा छोटा सांप कहना ठीक नहीं होगा। शायद अब तुम्हें एक असली नाम मिलना चाहिए। मैं तुरंत चौकन्नी हो गई, मेरी आंखें चमक उठी। शियाओ युनजियांग ने मुझे अपनी हथेली पर उठा लिया। मैं उसकी हथेली में कुंडली मारकर बैठ गई। तो बताओ तुम्हें कैसा नाम पसंद है? वह कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बर्फ जैसी सफेद, फ्लड ड्रैगन की संतान, उपनाम जू, नाम जियाओ। कैसा रहेगा? जू जियाओ। मैंने सिर उठाया और उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था। उसके होंठों पर नरम मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें मानो किसी गहरे भंवर की तरह मुझे अपनी ओर खींच रही थीं। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? उसने धीमी गर्म आवाज में पूछा। मैं जैसे एकदम जाग गई। पसंद नहीं आया? मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। मैं उसकी लंबी उंगलियों से लिपट गई। शियाओ युनजियांग हल्के से हंसा। तो तुम्हें सच में पसंद आया? ठीक है, अब से मैं तुम्हें जू जियाओ कहकर बुलाऊंगा। मैं कुछ पल चुप रही। दिल के किसी कोने में अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में कोई मुझे नया नाम देगा, और वह भी ऐसा नाम जो सिर्फ मेरा होगा। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने मुझे जो नाम दिया वो मेरे पिछले जन्म के नाम से लगभग मिलता जुलता था। कुछ पल के लिए मैं भी चुप रह गई। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर किस्मत का कोई मजाक? मैं नहीं जानती थी, लेकिन वह नाम मुझे पसंद था, बहुत पसंद। इसके बाद एक इंसान और एक सांप की यह अजीब जोड़ी पहले से भी ज्यादा घुल मिल गई। शियाओ युनजियांग को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 10 दिन लगे, लेकिन उन 10 दिनों में मैंने एक बात साफ महसूस की, वह बेचैन था। कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ थी। उस दिन के बाद पहाड़ों में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा। ये खबर मुझे मेरे ठिकाने के आसपास रहने वाले सांपों से मिली थी, और उन लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे सब दूसरा राजकुमार कह रहे थे। अगर दूसरा राजकुमार खुद यहाँ आया था तो इसका मतलब साफ था, इस बार वे कोई गलती नहीं करना चाहते थे। वे युवराज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। इसका अर्थ यह भी था कि शियाओ युनजियांग को जल्द से जल्द राजधानी लौटना होगा, इससे पहले कि दुश्मन उसे ढूंढ लें। इसलिए जैसे ही उसके घाव ठीक हुए, उसने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। उसने मेरी ओर देखा, उसकी निगाहें सीधे मेरी आंखों में टिक गईं। हम कल निकलेंगे। फिर वह थोड़ा झुका और धीमे स्वर में बोला, जू जियाओ, क्या तुमने कभी इस पहाड़ को छोड़ने के बारे में सोचा है? मैं कुछ पल चुप रही। सच कहूँ तो मैं बहुत लंबे समय से कहीं नहीं गई थी, लेकिन फिर अचानक मुझे कुछ समझ आया। रुको जरा, क्या मेरा भोजन स्रोत मुझे अपने साथ चलने का निमंत्रण दे रहा था? अगली सुबह शियाओ युनजियांग पहाड़ से नीचे उतरने लगा और मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शहर तक का सफर अपेक्षाकृत आसान रहा। शहर पहुंचते ही वो एक सराय में गया। रास्ते में पकड़े गए खरगोशों को बेचकर उसने कुछ पैसे जुटाए और खाना मंगवाया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी हमारी मेज के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जुनून और लालच। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं और वह धीरे धीरे मेरी ओर हाथ बढ़ाने लगा। थक शियाओ युनजियांग ने अपनी चॉपस्टिक मेज पर इतनी जोर से पटकी कि वह आदमी वहीं रुक गया। मैं तुरंत उसकी बाह से लिपट गई। शियाओ युनजियांग ने एक उंगली से मेरे सिर को हल्के से सहलाया, लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। क्या चाहिए? उसने सपाट स्वर में पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। महोदय, क्या आप यह सांप बेचेंगे? मैंने तुरंत दांत दिखा दिए। उस आदमी से सांपों की गंध आ रही थी, एक ऐसी गंध जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी आंखें भूखी थीं, खतरनाक थीं, और पहली बार मुझे सचमुच खतरा महसूस हुआ। शियाओ युनजियांग का चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया। सांप पकड़ने वाला बोला, महोदय, आपको दोबारा सोचना चाहिए। ये सांप जहरीला है। आज ये आपका पालतू है, लेकिन सांप आखिर सांप ही होता है। जब ये आपको काटेगा तब मदद के लिए पुकारने का समय भी नहीं मिलेगा। क्या एक सांप के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही है? मैंने मन ही मन फुफकार मारी। ये मेरा भोजन स्रोत है। जब तक ये मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा, मैं इसे नहीं काटूंगी। मैंने उस आदमी को घूरा, फिर शियाओ युनजियांग की ओर देखा। क्या वह सचमुच मुझे बेच देगा? तभी शियाओ युनजियांग ने शांत स्वर में पूछा, अगर मैं इसे बेच दूं तो तुम इसका क्या करोगे? मेरा दिल धक से रह गया। क्या वह सचमुच इस बारे में सोच रहा था? क्या उसने उस सांप पकड़ने वाले की बातों पर भरोसा कर लिया था? क्या उसे लगने लगा था कि मैं कभी न कभी उस पर हमला कर दूंगी? मैंने उसकी आंखों में जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था। उसी क्षण मेरे भीतर एक अजीब सा दर्द उठा। मैं, जिसने हमेशा दूसरों को ठंडे दिल से देखा था, पहली बार किसी की राय की परवाह कर रही थी। मैंने दांत निकाले और उसकी कलाई की ओर झपट पड़ी। सांप पकड़ने वाले की आंखें चमक उठीं। वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अगर मैं हमला करती तो वह तुरंत मुझे पकड़ लेता। और फिर उसने वह बात कही जिसने मेरे पूरे शरीर में गुस्सा भर दिया। मार डालो इसे, पित्ताशय निकालो, खाल उतारो, नसें निकाल लो, कीमत की चिंता मत करो, तुम कितना चाहते हो? अगले ही पल सराय का तापमान जैसे गिर गया। शियाओ युनजियांग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। दफा हो जाओ। पूरा सराय शांत हो गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उस आदमी की ओर। वह मेरी जान है। अगर वह जहर भी हो तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अभी नहीं, कभी नहीं। उसकी आंखें ठंडी बर्फ की तरह जम चुकी थीं, और अगर तुम दोबारा उसके आसपास दिखे तो तुम्हारा वही हाल होगा जिसका जिक्र तुम अभी कर रहे थे। सांप पकड़ने वाला एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जब तक शियाओ युनजियांग
सराय से बाहर नहीं निकल गया, पूरे सराय ने राहत की सांस नहीं ली। मैं उसकी बाह से लिपटी हुई चुपचाप उसका खून पीती रही। सच कहूं तो कुछ देर पहले मुझे लगा था कि वो मुझे धोखा दे देगा। हालांकि मेरी ताकत के सामने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन शिकारी सांपों की तरह आसानी से पकड़ी नहीं जाती, लेकिन मैं विश्वासघात से नफरत करती हूँ, बहुत नफरत, क्योंकि मेरे पिछले जीवन का अंत भी विश्वासघात से ही हुआ था। जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी कर दी थी। उस दिन मैंने अपनी आत्मा तक जला दी थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे दुश्मन का नामो निशान मिट जाए। और अब यह इंसान मेरे सामने खड़ा था, मेरी रक्षा करने के लिए तैयार। शियाओ युन जियांग ने धीरे से मेरे सिर को सहलाया। उसकी आवाज बेहद शांत थी, मानो वह कोई प्रतिज्ञा कर रहा हो। मैंने देखा है कि सांप पकड़ने वाले क्या करते हैं, बहुत क्रूर होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जूझ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी आधी बंद आंखें धीरे से झपकी। मैंने चोरी चोरी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही परिचित गर्माहट थी, वही कोमलता। मुझे अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं, लेकिन भीतर कहीं एक अनजानी खुशी उठ रही थी। जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने ये बात जोर से नहीं कही, लेकिन मन ही मन उससे वादा कर लिया। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, तो इस बार राजधानी चलोगी मेरे साथ? जूझ जाओ। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूं और कोई सांप शिकारी तुम्हें पकड़ ले। सिर्फ ये कल्पना करते ही उसकी आंखों में हिंसक चमक उभर आई। उसने आंखें बंद की, फिर धीरे से खोली। जूझ जाओ। उसकी आवाज पहले से भी नरम थी। मुझे तुम्हारी चिंता होती है, मेरे साथ राजधानी चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने बिना झिझक सिर हिला दिया। ठीक है। शियाओ युन जियांग के होंठों पर मुस्कान फैल गई। तो ये हाँ है? उसके चेहरे की सारी ठंडक गायब हो गई थी। वह धूप में खड़े किसी व्यक्ति की तरह लग रहा था, गर्माहट से भरा, तेजस्वी और बेहद सुंदर। और न जाने क्यों उसे मुस्कुराते देखकर मुझे भी अच्छा लगा।